वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 को। तो आइए देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है क्षेत्रमिति। तो पहले हम जानते हैं क्षेत्रमिति कहते कैसे। तो गणित की वह शाखा जो मापन से संबंधित है। गणित की एक वो ऐसी शाखा होती है जिसमें हम किसी भी आकृति के मापन से संबंधित या फिर मापन से संबंधित जितनी भी समस्याएं प्रश्न होते हैं उन सबको इसमें हल किया जाता है। तो हम यहाँ पर मापन से संबंधित सवाल पढ़ते हैं। तो इसमें आकारों के मापन से संबंधित प्रश्न को हल किया जाता है, इसे क्षेत्रमिति कहा जाता है। क्षेत्रमिति में हम आकारों के बारे में जानते हैं कि आकार कौन कौन से होते हैं और कैसे उन आकारों का क्षेत्रफल है या फिर उनका परिमाप है वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखिएगा, हम कुछ पहले आकृति बनाते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ये जैसे एक आकृति है। तो इस आकृति में यदि हम इसका नाम A, B, C और D रखें तो इस आकृति में यहाँ पर जो ये आमने सामने की भुजाएं, इसमें ये दोनों बराबर होती हैं। ये चारों ही भुजाएं इसमें कैसी हैं? बराबर हैं। तो इस आकृति को कहा जाता है वर्ग। और इस वर्ग का जो परिमाप है, इस वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा तथा इसका जो क्षेत्रफल होता है, जो इसका क्षेत्रफल है वो होता है भुजा और इसका वर्ग। वर्ग का मतलब होता है भुजा गुणा भुजा, ये होगा। लेकिन जो दूसरी आकृति है और उसके लिए क्या होगा, देखिएगा, जो दूसरी आकृति है वो आयत होती है। आयत में क्या होगा, इसमें आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। इसमें तो चारों भुजाएं बराबर थी और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका नाम PQRS रखते हैं। तो और ये है एक आयत। तो इसमें अब आमने सामने की भुजा बराबर हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल और इसका जो परिमाप है वो कैसे लिखता है। तो देखिए, परिमाप को हम पहले लिख रहे हैं। तो जो इसका परिमाप है, परिमाप बराबर से होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे बड़ी वाली जो भुजा है ना उसको लंबाई कहा जाता है। जो छोटी वाली भुजा है उसे चौड़ाई कहा जाता है। तो इसमें हम लिख देंगे पहले इसको लंबाई और इसको चौड़ाई कहा जाता है। तो इसमें यह होता है लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो इस प्रकार से परिमाप निकाला जाता है। जो इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगली जो आकृति होती है वो है नंबर 3 पर त्रिभुज। अगर त्रिभुज जो है उसमें नीचे वाली जो भुजा है, पहले इसका नाम यदि हम ABC रखें तो जो ये BC भुजा है जिससे त्रिभुज को बनाया गया है और जो भुजा हमने नीचे रखी है उसे कहा जाता है आधार। इसको अगर हम आधार नाम दे दें, इसको आधार कहा जाए। और शीर्ष, ऊपर वाले शीर्ष से एक शीर्ष लंब डाल दिया जाए। शीर्ष लंब का मतलब क्या है? एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया 90 डिग्री का कोण शीर्ष लंब कहलाता है। ये हमेशा इसकी ऊंचाई कहलाती है, जैसे हम H से भी लिखते हैं। तो जो इसका परिमाप है, पहले तो जो इसका परिमाप है, परिमाप बराबर से तीनों भुजाओं का योग होगा। तो उसमें क्या लिख सकते हैं हम? अगर भुजाओं को A और उसके बाद में B और C के नाम से जाने तो ये लिखा जाएगा A प्लस B प्लस C, या फिर हम भुजाओं को इस तरह लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल देखिएगा क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को H से लिखते हैं और आधार को B से भी लिखा जाता है, जिसे बेस कहते हैं। नंबर 4 पर देखिएगा, अगली जो आकृति है उसे हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। इसे वृत्त कहा जाता है। जो वृत्त है इसके पास एक केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से बाहर की जो एक गोला बना है, यहां तक की दूरी को परिधि कहा जाता है। यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, जैसे R से भी लिखते हैं। इसको हम त्रिज्या नाम देंगे, इसे त्रिज्या कहा जाएगा। इसको O से लिखते हैं, यहाँ एक पॉइंट A मान लेते हैं। बाहर वाली जो ये गोला बना हुआ है पूरा, इसे कहा जाता है परिधि। और जो अभी तक हमने जितना भी यहाँ पर परिमाप निकाला है, आप ध्यान से देखें तो परिमाप क्या था? किसी भी आकृति में उसकी बाहरी सीमा जो है उसकी कुल लंबाई को उसका परिमाप कहा जाता है। तो क्या होगा? चारों भुजाओं को जोड़ दें या फिर 4 से गुणा कर दें, क्योंकि सभी बराबर हैं। इसमें आमने सामने की भुजाओं को जोड़ दी जाए, चारों भुजाओं को इसमें जोड़ दिया जाए। इसमें भी तीनों भुजाओं को जोड़ा है। इसमें बाहर जो परिधि है उसकी कुल लंबाई निकालनी है। तो इसका जो, या तो हम कहें परिमाप या परिधि, जो इसका परिमाप या परिधि होती है वो होती है इसके 2πr। इसको 2πr पढ़ा जाता है और ये इसकी परिधि है। यहाँ पर जो पाई है, पाई का जो मान है
पाई बराबर से हम लिखते हैं 22/7 या फिर 3.14 लिखा जाता है पाई के मान को। और आर वही रहेगा जो त्रिज्या है, इसको आर से भी लिखते हैं क्योंकि त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है, जिसकी वजह से उसके स्पेलिंग का पहला अक्षर जो है वो आर यहां लिखा जाता है। क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो है इसका वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ ये जो आकृतियां हैं, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज भी है, ये हमने पिछली क्लासों में और पहले से हम जानते हैं, पिछली क्लासों में भी इनको पढ़ा है। लेकिन हम इस चैप्टर में आगे जाकर जो पढ़ने वाले हैं वो समलंब चतुर्भुज होगा और उसके अलावा अन्य प्रकार के चतुर्भुज और होंगे। तो हम क्षेत्रमिति में जो पढ़ेंगे वो होगा आकृतियां जब दो प्रकार की थी। इससे जो पहला चैप्टर था ठोस आकृतियों का चित्रण, उसमें हमने ये भी बताया था आपको कि आकृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक 2D होती है और एक 3D। जो 2D आकृति होती है उन्हें समतलीय आकृति कहा जाता है और जो 3D आकृति होती है उन 3D आकृतियों को ठोस आकृति कहते हैं। तो ठोस आकृति में हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालते हैं और जो ये समतलीय आकृति होते हैं इनमें हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम आगे जो हमारे पॉइंट हैं उनमें हम परिमाप उनका जो क्षेत्रफल है उसके बारे में जानेंगे, उनका परिमाप भी उन्हें भी जानेंगे और हम चतुर्भुज के बारे में भी सीखेंगे और साथ में ही हम सीखेंगे कि कैसे ठोस आकृतियों को हल किया जाता है। तो आइए उसकी शुरुआत करें। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो 3 भागों में बांटा है। पहला है समलंब चतुर्भुज, दूसरा है सामान्य चतुर्भुज, तीसरा है विशेष चतुर्भुज। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है वो कैसा होता है, तो इसकी आकृति देखिएगा। समलंब चतुर्भुज देखने में ऐसा होता है, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसमें यदि हम इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पर ऊपर की जो भुजा है इसका नाम अगर हम ए बी दें, उसके बाद यहां से सी और ये डी, तो बिंदु ए से एक लंब डाला जाए और बिंदु बी से भी एक लंब डाला जाए तो बनने वाली जो आकृति है वो आयत जैसी दिखाई देगी। अंदर नंबर 1 पर आयत जैसी आकृति दिखाई देगी। अब उसके बाद में जो बची हुई दोनों आकृतियां हैं ये दोनों ही आकृतियां त्रिभुज के जैसी दिखाई देंगी। तो इसकी वजह से अब यहां पर नंबर 2 और नंबर 3, तो यहां पर जो तीनों आकृतियां हैं, यहां तीनों आकृतियों का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है एक साथ में तो एक संरचना जो हमने तैयार की है इसको समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें ये जो भुजा है ए बी भुजा समांतर होती है सीडी के। ये ध्यान रखना है हमें कि ए बी इसमें सीडी के समांतर होती है और इसमें बीच की जो दूरी है उसे एच के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र होता है बराबर से क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और उसके बाद गुणा उनके बीच की दूरी। अब इसे समझना कैसे है, इसमें लिखा तो है हमने हिंदी में, लेकिन ये सूत्र काम कैसे करता है तो ध्यान रहे। जब यदि ऊपर वाली भुजा को ए मान लिया जाए और नीचे वाली पूरी भुजा को बी मान लिया जाए तो ये सूत्र कुछ इस तरह से लिखा जाता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी, और उसके बाद में यहां पर जो ऊंचाई हमने h मानी थी उस ऊंचाई को गुणा h के रूप में लिखेंगे। चाहे इसके साथ गुणा का चिन्ह लगा के लिख दीजिए या फिर ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका हमें क्या मिलता है, सूत्र मिलता है क्षेत्रफल का। परिमाप इसमें बिल्कुल इसी की तरह होगा कि हमें क्या करना होगा, इन सभी आकृतियों को इसमें इस आकृति में दी हुई सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें इसमें समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकल के आता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सामान्य चतुर्भुज। जो सामान्य चतुर्भुज होता है, अब सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें एक सामान्य चतुर्भुज के लिए एक आकृति बनाते हैं। तो देखिए अगर इस आकृति को कुछ ऐसा बना दिया जाए, अगर इस आकृति को कुछ ऐसा बना दिया जाए तो यह आकृति देखने पर तो समलंब चतुर्भुज जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसी आकृति में हमें अब क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालें। तो इसका क्षेत्रफल सामान्य रूप से कैसे निकलेगा, यदि ये दोनों ही भुजाएं समांतर हैं, यदि ये दोनों भुजा समांतर दी हुई हैं तब तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें समलंब चतुर्भुज की तरह इसमें सूत्र लगा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो दो तरीके हैं हमारे पास। या हम क्या करें, पहले नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो इसमें एक विकर्ण यहां बनाएंगे और एक विकर्ण यहां पर।
तो ध्यान से समझना। अब यहां हमारे सामने जो आकृति तैयार हुई है इसमें 4 त्रिभुज हैं, या तो हम चारों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो और सब उन सबको एक साथ जोड़ दें तब भी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका है हम क्या करें, इनमें से कोई भी एक विकर्ण बना लें। जैसे मान लीजिए हमने बस ये वाला एक विकर्ण बना है तो इसमें 2 यहां पर त्रिभुज तैयार होते हैं, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। अब दोनों ही त्रिभुजों का यदि हम क्षेत्रफल निकाल दें तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस पूरे आकृति पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो जब भी कभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें मात्र आवश्यकता होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल की। तो हमें तो इसमें आपको एक बार मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और 2 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, उनके लिए आधार अलग है ऊंचाई अलग है, वो आपको देखनी होगी या फिर सवाल में पहले से वो हमें दिया हुआ होगा, क्योंकि वहां पर भुजाओं के बारे में पहले से दिया हुआ होता है। और जो ऊंचाई होती है ये शीर्ष लंब कहलाता है। इसका मतलब है हमें ऐसी ऊंचाई चाहिए जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे है विशेष चतुर्भुज। विशेष चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं? विशेष चतुर्भुज में जिनको हमने पहले जिन 2 को जाना, वर्ग होता है, वर्ग के अलावा आयत होता है, ये दोनों ही विशेष चतुर्भुज कहलाते हैं। इनके अलावा नंबर 3 आ गया, फिर अगले को हम देखें तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। इसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। जो समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज कैसे देखने को मिलता है? इसमें दोनों रेखाएं जो रेखाखंड है वो कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। 4 रेखाखंड इसमें दोनों जोड़े कैसे होंगे? समांतर होंगे। तो इसमें ये रेखा इसके समांतर होती है और ये रेखा इसके समांतर होती है। तो इसकी वजह से ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकाला जाए तब भी इसमें क्या करेंगे, बस एक ऊंचाई निकाल लीजिए, इसमें शीर्ष लंब डाल सकते हैं हम यहां से। ये ऊंचाई निकलने के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर भी ऊंचाई निकल के आएगी और एक शीर्ष लंब यहां बनाते ही क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज यहां बना हुआ है, ये आयत होगा और ये फिर से त्रिभुज है। तो इन तीनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल जो है, यदि हम इन तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ दें तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए सीधा सा सूत्र बनता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से भी हम इसका सूत्र जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो चौड़ाई है ये ऊंचाई वाली जो h है ऊंचाई ये काम करेगी और लंबाई इसमें से कोई भी एक लंबाई ली जा सकती है। तो उसके बाद में ना इसके बाद और आता है ना एक और जिसमें हम कहते हैं जैसे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है? पतंग जैसी दिखाई देती है। ये कुछ ऐसा होता है आकृति में देखने पर, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सबसे आसान है, बस इसमें एक विकर्ण खींचना है और ऊपर से शीर्ष लंब डालना है। तो यहां पर ये ऊपर एक त्रिभुज बनता है, सेम ऐसा ही त्रिभुज एक नीचे भी बनेगा और इसमें भी तो 2 त्रिभुज बनेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। अब इसमें क्या करना है, दोनों ही त्रिभुजों का, यदि हम यहां पर दोनों ही जो हमारे त्रिभुज हैं उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ दें तब भी इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास में, क्या करेंगे इनके सूत्र से, जो उनका सूत्र बनता है तो क्या बनेगा देखिएगा, अगर आधार को फिक्स कर दिया जाए, यहां पर जो ऊंचाई है और ये दोनों ही बराबर में हैं तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाले में यदि हम कहें पूरा जो विकर्ण है ये इसको a नाम दे दिया जाए और ये वाला भी कैसा है, ये b के इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई a है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर पहली आकृति का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार कितना है b गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कहलाएगी a/2। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, ab/2 गुणा 2 करने पर 4। ये पहली आकृति के लिए है, दूसरी आकृति के लिए भी बिल्कुल बराबर इतना ही आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका दोगुना कर सकते हैं या फिर हम तो ab/4 और इसका दोगुना करने पर गुणा 2 करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे तो बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 हम लिख सकते हैं ab/2। तो यहां पर इस प्रकार से जब इसके जो विकर्ण हैं उनका एक दूसरे से गुणा किया जाए और उनका आधा कर दिया जाए तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई हमें बहुभुज दे दिया जाए तो बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा।
तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है बहुभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए हमें एक ऐसा बहुभुज दे दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें ध्यान रखना होगा जो हमारा बहुभुज है वो सम बहुभुज होना चाहिए। सम बहुभुज का मतलब होता है इसमें सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। तो देखिए यदि पहला तरीका अपना है तो इसमें इस बिंदु को इससे मिला दिया जाए और इसे इससे मिला दिया जाए यहां पर, तो यहां जो आकृति तैयार होगी इसे आयत कहा जाएगा। ये आयत है और ये एक त्रिभुज है। तो यहां पर पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति, इन तीनों ही आकृतियों का यदि हम क्षेत्रफल निकाल दें तो हम क्या कर सकते हैं, इस बहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि तरीका यह आप काम में नहीं लेना चाहते, अगर आपको ऐसा लगता है हमें ऐसे नहीं, हम इसको ऊपर से नीचे सीधा इस बिंदु को इससे मिलाना चाहते हैं, तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें बिंदु जो आकृति है वो ज्यादा बनने वाली है, इसमें भी क्या करना है, हमें इसको मिलाना होगा। इनको मिलाने के बाद 1, 2 और 3, यहां पर ऐसे 3 आकृति बनेंगी और 3 ही आकृति इधर भी बनने वाली हैं। जो दूसरी 3 आकृति यहां पर बनने वाली हैं उन 3 आकृतियों को क्या करेंगे, अब हम उन 3 आकृतियों को इधर भी बनाएंगे। तो इसमें 1, 2 और 3, जब ये सम बहुभुज है तो इसका मतलब क्या है, इधर की बनी हुई आकृति बिल्कुल इधर की आकृतियों के समान होंगी। इस वजह से एक तरफ की आकृतियों का अगर हमने तीनों का क्षेत्रफल निकाला तो उसका दुगना करते ही पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। तो हमें किसकी आवश्यकता है, इसमें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम इस बहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जिसमें हम ठोस आकारों के, जो हमने पहले चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ठोस आकारों के बारे में। तो वो जो ठोस आकार हैं उन ठोस आकारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जाता है उनके सूत्र पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं ठोस आकारों के लिए घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है किसी आकृति को हम देखें, जैसे ये एक बेलन की सी आकृति दिखाई दे रही है, इस बेलन में जो बाहर वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है उस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। जो आकृति है घन की वो कैसी दिखाई देती है, कुछ ऐसी दिखाई देती है घन की आकृति। इसको पूर्ण करने के लिए हमें ऐसे बनाना होगा इसे, और उसके बाद इसके शीर्षों को इससे मिला देते हैं। तो यहां इसको अगर ध्यान से समझे तो इसकी सभी भुजाएं जो है ना वो बराबर लंबाई की पाई जाती हैं। इसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की पाई जाती हैं। और एक जो घन होता है, एक घन के अंदर 6 भाग होते हैं। इसके जो तल हैं, जो हम कहें इसके फलक, वो 6 फलक होते हैं इसमें। तो हम कहेंगे जो इसका फलक है वो बराबर होते हैं 6, और प्रत्येक फलक में लंबाई और चौड़ाई समान होती है। इसका मतलब प्रत्येक फलक इसका वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक होता है वर्गाकार, वर्ग की तरह होता है। तो इसलिए अगर हम कहें कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, उसका गुणा 6 से करें, तो सभी फलकों का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकलेगा, जिसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा। तो हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, जिसको हम लिखते हैं भुजा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 भुजा वर्ग। तो इस प्रकार से घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाला जाता है। अब घनाभ में देखिएगा, घनाभ में ये क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो घनाभ की पहले हम आकृति बनाते हैं। तो घनाभ की आकृति कुछ ऐसी दिखाई देती है, जिसका एक जो तल है वो आयत जैसा दिखाई देता है। अब इसके बाद में जब इसे बनाएंगे हम, तो यहां पर यह आकृति ऐसी दिखाई देगी बनने के बाद में। इसमें प्रत्येक हिस्सा, जो बड़ी वाली भुजा है उसे L लंबाई कहा जाता है, जो ऊपर की ओर जा रही है भुजा उसे H कहा जाता है ऊंचाई, और जो पीछे की तरफ जा रही है उसे B कहा जाता है। तो इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं या फिर आमने सामने के जो फलक है वो एक जैसे होते हैं। तो इसमें ये जो सामने ये वाला फलक है इधर की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से समझें। तो इसके पास क्या है, एक तो H होगा और एक B होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, H गुणा B। कितनी बार आएगा ये, 2 बार। दूसरी तरफ भी है, फिर उसके बाद दूसरा। अब हम ऊपर के फलक की तरफ ध्यान दें तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसको लिखेंगे L गुणा B, और ये भी कितनी बार होगा, ये भी हमारे पास में होगा 2 बार। फिर उसके बाद प्लस, हमने इसको निकाल दिया है, ऐसे निकाल दिया है।
अब उसके बाद में सामने और पीछे वाले फलक की तरफ ध्यान दें तो ये भी 2 बनेंगे और क्या होगा इसके लिए, इसके पास लंबाई है और h ऊंचाई है, तो इसमें लिखेंगे l प्लस में h। अब इन सब में से यदि हम ध्यान से देखें तो क्या है हमारे पास में, 2 सब में एक जैसा है तो 2 को कॉमन लेंगे और उसके बाद सूत्र हमारा क्या बनता है, सबसे पहले एल बी लिखते हैं हम, पहले हम L गुना B करने पर LB आएगा प्लस फिर उसके बाद BH लिखते हैं BH, फिर उसके बाद आता है HL, H और L। तो इस प्रकार से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो बनके तैयार होता है। और जब भी हम इसमें तीनों ही विमाएं जो हमारी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों में रखते हैं, लंबाई को L में रखना है, चौड़ाई को B पर और ऊंचाई को H में रखना है, तो हम इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका वो निकाल सकते हैं। तो इसको इसलिए क्या कहा जाएगा, इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो ये इसका घन था ये कहलाता है घनाभ और इसमें अंतिम बिंदु जो है वो कहलाएगा बेलन। तो बेलन को ध्यान से देखिए, बेलन की आकृति होती कैसी है, बेलन की आकृति तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो बेलन की आकृति ऐसी दिखाई देती है, तो इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे वृत्त बने हुए होते हैं। तो इसको अगर हम बीच में से, अगर ये बेलन है तो इसको यहां से काट दिया जाए तो काटने पर ये दोनों तरफ खुलेगा, काटने पर खुलने पर ये कैसा दिखाई देगा, एक आयत की तरह, एक आयत की तरह दिखाई देगा और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बेलनाकार होगा, जो वृत्ताकार। तो इस प्रकार की संरचना इससे मिलेगी हमें खोलने पर। तो इसमें कौन कौन सी चीजों की आकृति चाहिए हमें, जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है तो एक तो आयत जैसी जो आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जो इसकी लंबाई है वो कितनी होने वाली है, 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि इसकी लंबाई किसके बराबर है, जो बाहर परिधि बनी हुई है वृत्त में उसके बराबर। तो इसका क्षेत्रफल, इसका नंबर 1 आकृति देते हैं, नंबर 2 इसे और नंबर 3 इसे। तो इसका क्षेत्रफल, ऊंचाई तो इसमें h रहेगी, तो इसमें लिखेंगे 2 पाई आर गुणा h, उसके बाद प्लस लगाएंगे। वृत्त के लिए जो क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस फिर से इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, सब में से अगर हम ध्यान से देखें तो पाई आर सब में कॉमन आ रहा है। तो पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट, पाई आर तो सब में से कॉमन आ ही रहा है। अब उसके बाद में यहां से दोनों में से अगर इन दोनों को जोड़ दें, पहले उससे भी पहले अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा और वो भी 2 बार। तो इसको हम डबल करके यहीं पर ही लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से 2 पाई आर दोनों में कॉमन है तो लिखेंगे 2 पाई आर, दोनों में कॉमन है। उसके बाद या तो h प्लस आर लिख सकते हैं, h प्लस में आर, या फिर r प्लस एस लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट r प्लस h, ये इसका संपूर्ण या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, इसे कहते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें h जो है वो इसकी पूरी ऊंचाई होती है, जिसे हम यहां से भी लिख सकते हैं। ये बिंदु इसके लिए r होगा जो केंद्र बिंदु से यहां तक की दूरी होती है, और ये इसके लिए ऊंचाई कहलाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट r प्लस h जो ये सूत्र है इसको काम में लिया जाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे इन्हीं सब इसी आकृतियों के लिए कि इनका जो आयतन है वो कैसे निकाला जाता है उसे और जान लें। और उनके लिए हमें आवश्यकता होगी कि हम इकाई परिवर्तन करना भी जानते हो, तो इसलिए इकाई का परिवर्तन जो है वो हम यहां लिख देंगे आपके लिए। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे ठोस आकार जो हैं उन पे घन, घनाभ और बेलन का आयतन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आयतन जानिए। आयतन जो है किसी भी वस्तु में कितना पानी भरा जा सकता है या जितनी उसकी धारिता होती है उसे उसका आयतन कहते हैं। तो वही चीज आयतन कहलाती है। आयतन निकालने का, किसी भी वस्तु में यदि हमें जानना चाहते हैं कि उसका आयतन कितना, तो उसके लिए एक साधारण सा सूत्र काम करता है, वो होता है आयतन बराबर से आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप कुछ भी भूल जाएं तो बस आपको क्या करना है, जैसी भी वो आकृति है ना, बस उस आकृति का आधार में जैसी आकृति वो दिखाई दे रही है उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल दो आधार का और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो, तो हम उसके आयतन निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहां देखिए जो घन होता है, घन का एक पृष्ठ कैसा है, वर्ग के जैसा। तो ये वर्ग के जैसा है, तो अगर हम घन के आयतन निकालें तो पहला आयतन देखिएगा, पहला आयतन निकालेंगे बराबर से, तो इसका जो वर्ग के जैसा है तो वो निकाला जाएगा a गुणा a की तरह, या फिर हम उसको कहेंगे भुजा गुणा भुजा। तो इसको लिखा जाएगा भुजा गुणा भुजा। अब उसके बाद में इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होती है, वो भी इसके लिए भुजाई कहलाती है। तो इस कारण से तो इसकी ऊंचाई जो है उसमें हम भुजा का ही गुणा करेंगे। तो इस प्रकार जो सूत्र बनता है वो कहलाता है भुजा का क्यूब, ये इसका आयतन होता है।
तो इस प्रकार से हम जो घन है उसका आयतन निकालते हैं, वो होता है भुजा क्यूब। जितनी भी भुजा इसकी दे रखी है उसको अपने आप से 3 बार गुणा कर दें तो इसका आयतन निकाला जा सकता है। घन में देखिएगा, घनाभ में क्या होता है, अब इसके बाद में जो घनाभ है, घनाभ कैसे काम करता है, घनाभ का नीचे वाला जो पृष्ठ है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में। आयत के आकार का तो होता है लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है इसके पास में। तो इसका जब हम आयतन निकालेंगे तो हम लिखेंगे आयतन बराबर से क्या हो जाएगा, लंबाई पहले तो गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको लिखा जाता है L गुणा B गुणा H, जिसको लास्ट में लिखते हैं हम LBH के नाम से, जो इसके लिए क्या कहलाता है, B कहलाता है। B का मतलब होता है वॉल्यूम, जिसे अनुपात कहते हैं। B बराबर से LBH होता है इसके लिए। आगे देखिएगा, बेलन की जो आकृति है, बेलन की आकृति में आयतन कैसे निकाला जाता है। तो हमने क्या कहा, आधार का क्षेत्रफल, इसमें आधार का लंबाई गुणा चौड़ाई था वो हमने लगाया, ऊंचाई थी तो ऊंचाई का गुणा किया। इसमें आधार कैसा है, इसका आधार जो है वो वृत्त के आकार का है। जब वृत्त के आकार का आधार है तो इसमें भी आयतन जब हम निकालेंगे तो आयतन बराबर से क्या होता है, इसके लिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है गुणा। अब इसमें ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है तो इसमें h का गुणा करेंगे तो b, इसके लिए आयतन बराबर से बनता है पाई आर स्क्वायर h। ये इसके आयतन का सूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अपने आकारों के जो आयतन है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, आयतन आप अगर किसी भी प्रकार की आकृति का आयतन भूल जाएं तो ये सूत्र आपको बहुत काम आएगा। और इसके अलावा आयतन होता क्या है, धारिता को आयतन कहते हैं। यहाँ इकाई परिवर्तन हमने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यदि किसी आकृति का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, 1 ml के बराबर। यदि किसी आकृति का आयतन जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। और किसी आकृति का जो आयतन है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। या फिर उसका आकृति का आयतन 1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। चाहे वो हमारे वास्तविक आकारों में से हो, चाहे घर पे हम जो टंकी बनवाते हैं या फिर लेकर आते हैं उसका आकार अगर ऐसे दिया हुआ है, उस लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो उसके अंदर 1000 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति, यहां समाप्त होता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।